बरखा जी, लेकिन ये समझाइए मुझे कि आप तो कितने सारे ऐसे लोगों से मिली भी होंगी, ऐसे लोगों के केस भी हैंडल कर रही होंगी जो खुद सुसाइड की कगार पर होंगे, जिनको आपने बचाने में मदद भी की होगी, संभालने में, कि ये सब करना सही नहीं है। लेकिन क्या लगता है, देश का जो कानून है वो महिलाओं की ज्यादा सुनता है? सिर्फ वही एकमात्र वजह है? क्योंकि जो आप कह रही है ना कि क्या उखाड़ लोगे, ये डायलॉग मेरे आसपास भी मैंने सुने हैं कि क्या कर जी। लोगे, थाने जाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा पुलिस क्या कर लेगी, तुम्हारी सुनेगी नहीं, मेरी सुनेगी। तो महिलाओं को जो ये एज हासिल है, यही तो इस पूरी समस्या की जड़ है। तो इस एज को तो हटाना चाहिए ना, जो जेंडर न्यूट्रल एक जैसा होना चाहिए ना कानून सबके लिए। जी, मैं यही तो कह रही हूँ कि जेंडर इक्वल लॉज होने चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए, सबको समान दर्जा मिलना चाहिए। और ये हमारी मांग बहुत पुरानी है। जितने लड़के सुसाइडल होते हैं, और जब मुझे उनकी काउंसलिंग करने करती हूँ मैं, तो उन्हें बताती हूँ, भविष्य दिखाती हूँ। और वो टाइम होता है जब उन्हें समझाना पड़ता है कि फाइट बैक करो। यार फाइट बैक करो, कोई बात नहीं, पुलिस थाने जाएंगे, वहां पे बताएंगे, अलग अलग डीसीपी साहब से मिलेंगे, सीपी साहब से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। और अगर अरेस्ट भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे कौन से लाल किले पे झंडे झूल रहे हैं जो उतर जाएंगे। तुम डरो मत, डर के आगे जीत है। जब तुम डरना छोड़ दोगे तब तुम्हारा आधा केस सॉल्व हो जाएगा। और तुम मेंटल ट्रॉमा ना लो, क्योंकि तुम जब मेंटल ट्रॉमा जाते हो, जब तुम बहुत सोचते हो, तब फिर तुम्हारी हेल्थ डिटोरिएट करती है। क्योंकि देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ऐसे लड़कों के साथ क्या होता है कि इनकी जॉब चली जाती है, इनको फैमिली में भी बड़ी हीन भावना से देखना शुरू कर देते हैं। लोग फैमिली में भी कटने लग जाते हैं, भाई बहन दूर कर देते हैं। कहाँ कई केसेस में तो मुझे यहाँ तक भी पता चला है कि माँ बाप ने भी कहा है लड़के को कि भाई तुम्हारे पर तो ये तो कोर्ट केस वैसे हैं, तुम यहाँ से निकलो, तुम जाओ जहां मर्जी रहो, हमें नहीं पता, तुम जाओ ना, तुम्हारा काम जाने, जैसे मर्जी करो, लेकिन हमारी जान छोड़ दो। भाई बहन, ये दूसरे जो सिबलिंग्स होते हैं वो थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं माँ बाप के, क्योंकि माँ बाप कभी ऐसा नहीं सोचते अपने बच्चों के लिए। उनके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन वो मानसिक इतना टूट जाता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो सोचता है कि मैं बस मर जाऊं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखिए, मैं कितनों की काउंसलिंग कर सकती हूँ, ये सरकार को सोचना चाहिए। जेंडर बायस्ड है पूरा सिस्टम, पूरी सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है, कानून में बदलाव की जरूरत है, जेंडर न्यूट्रल कानून होने चाहिए, पुलिस स्टेशन के रिफॉर्म, जुडिशरी में रिफॉर्म्स, पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। जो कि सिस्टम को बदलिए। 21वीं सदी में रह रहे हैं, 21वीं सदी में रह रहे हैं, बस ये डायलॉग नहीं है। हाँ, हम रह रहे हैं। और यहाँ पर महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर कोई भी विक्टिम हो सकता है। तो आप जिसके साथ एक जस्टिस हो रहा है उसके साथ खड़े होइए। क्राइम हैज नो जेंडर, मेन आर ह्यूमन टू। मैं बार बार बोलती हूँ, जो लोग बोलते हैं राइट्स राइट्स, ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, वो कभी भी मेल राइट्स की बात नहीं करते हैं, मेन टू की बात नहीं करते हैं, मेंस राइट्स की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर वो करते होते तो 20 साल विष्णु तिवारी, ललितपुर यूपी से, वो जेल में रहा फॉर अ हम्म। क्राइम ही नेवर डिड। उसने रेप कभी उस महिला का किया ही नहीं था, जिस महिला के रेप के लिए उसे 20 साल कड़ी सजा काटनी पड़ी। सर्वजीत नाम का लड़का, जो दिल्ली की रेड लाइट पे मात्र खड़ा था, और उसे मेलिस्टर बना दिया गया, और उसके साथ 6 साल कोर्ट के चक्कर काटे, दिल्ली का दरिंदा बना दिया गया। आज वो लड़का 6 साल बाद उसे कोर्ट ने एक्विटल दिया। और लड़की जो जसलीन कौर थी, वो पहले दिन जब ये सब हुआ तो उसने टीआरपी, मीडिया वालों ने टीआरपी लूटी, उसने वाहवाही लूटी, खूब सारे अवार्ड वोर्ड मिले, जो भी वो आपकी कार्यकर्ता थी, आप आदमी पार्टी की, काफी वाहवाही लूटी और काफी एक्कोलेट्स मिले। और वो तो मैडम कनाडा भाग गई, एक भी दिन उन्होंने कोर्ट में खड़े नहीं हुआ। अब आप ये बताइए कि जो लड़का सिर्फ रेड लाइट पे खड़ा होकर के एक लड़की का मोलेस्टेशन कर लेता है, वो रेड लाइट बहुत ज्यादा बिजी है, वहां पे 200 लोग, 150 200 लोग हमेशा होते हैं। तो वो लोगों ने बाद में आके बताया कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर भी हम बार बार उसे ये याद दिलाते रहे, हर रोज याद दिलाते रहे। दिल्ली का दरिंदा आ गया, दिल्ली का दरिंदा आ गया, आज उसे हमने मजबूर कर दिया, वो दिल्ली छोड़ के चुका है। दूसरा केस बताती हूँ, लखनऊ, सादत अली। लखनऊ में 22 थप्पड़ सादत अली को पड़े, 22 थप्पड़। वो एक कैब ड्राइवर है, वो अपनी कैब चला रहा है, एक लाइट पे वो रुका हुआ है, वहां पर उसे 22 थप्पड़ पड़ गए। अब बताइए उसका कसूर क्या है। मैंने सादत अली के साथ जैसे ही कांटेक्ट किया, पहले तो वो बहुत रोया, बहुत रोया।
इतना टूटा हुआ था और एक ही बात बोलता, मैडम मैंने किया क्या, मुझे समझ ही नहीं आया, ये 22 थप्पड़ मुझे मारे क्यों गए हैं, मुझे कोई बता तो दे। तो मैंने कहा कि पहले तो तुम मुझे ये बता, मेरा बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुम ये बताओ कि तुम 22 थप्पड़ खाते कैसे रहे, मतलब तुमने क्यों नहीं हाथ उठा दिया। तो उसने मुझे बोला, मेरी वालिदा ने मुझे ये सिखाया है कि किसी महिला के ऊपर बेजा हाथ नहीं उठाना, इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें मुझे मार पड़ी क्यों है। फिर उसने, लड़की ने विक्टिम कार्ड खेला, उसने बहुत सारे झूठ बोले, लेकिन सीसीटीवी कैमरा के जमाने में सब कुछ बाहर आ गया, सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। फिर सादत अली ने बड़े रिनाउंड चैनल आज तक पे खड़े होकर के ये बात बोली कि मेरा तो कोई कसूर नहीं था और मुझे पूरी रात डिटेन किया गया, मेरे भाई जो मुझे ढूंढते हुए आए उनसे भी 10,000 की डिमांड करी गई और बड़ा परेशान किया, मेरी पूरी फैमिली को भी बड़ा परेशान किया, और मेरा कोई कसूर नहीं है, अब तो सब कुछ वीडियो में आ गया है ना, तो अब आप लड़की को अरेस्ट करिए। लेकिन उस लड़की को आज तक भी अरेस्ट नहीं किया। सादत अली को कैब चलाने में बड़ी मुश्किल आई, उसके बाद उसका रोजगार चला गया। अब ये हैंड टू माउथ होते हैं लोग, कितना काम होता है। आज हमने उसे मजबूर कर दिया, वो देश छोड़ के चला गया। उसका बताया था मैंने, सरबजीत दिल्ली छोड़ के चला गया, सादत अली देश छोड़ के के लिए मजबूर हो गया, आज वो देश छोड़ के चला गया। ऐसे आपको हजारों लाखों केसेस बता सकती हूँ, बताते बताते कई दिन बीत जाएंगे, कई रातें बीत जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। ये सारे केसेस मैंने पर्सनली देखे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ है कि अगर जस्टिस गोगोई ही बच नहीं पाए, मीटू केस उनके ऊपर था, जब मीटू केस आया तो उसके दूसरे दिन उन्होंने बोला, रिप्लेस ऑल फीमेल स्टाफर्स विथ मेल स्टाफर्स, मतलब सारी महिलाओं को हटा दिया जाए और मेल स्टाफ को रखा जाए। तो अगर गोगोई साहब भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा इस देश में। और मेरा बरखा दूसरा जी, मेरा दूसरा सवाल, ये मेरा सवाल बस खत्म हो जाने दीजिए फिर आप पूछते। मेरा दूसरा सवाल, अगर गोगोई साहब को सिर्फ 17 दिनों में क्लीन चिट मिल जाती है तो मेरे भाइयों को 17 सालों में भी क्यों नहीं मिलती। तीसरा सवाल, अगर गोगोई साहब को क्लीन चिट मिल गई तो उस महिला को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। तो ये 3 सवाल थे जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। नहीं, ये बताओ। वो सवाल है जिनके जवाब शायद कभी मिल भी ना पाए। लेकिन मैं ये जो लड़के सुसाइड कर रहे हैं, मैं इन मामलों पे ज्यादा आपकी तवज्जो चाहूंगी। जैसे ये जो लड़कियां हैं, इनको ये बीमारी लग गई है कि शादी करो, एक दिन साथ रहो, 2 दिन साथ रहो और करोड़ों की एलिमनी ले लो और अपनी जिंदगी बना लो। क्या इस तरह की होड़ में इस वक्त लगी हुई हैं लड़कियां? क्योंकि सभी मामलों में करोड़ों मांगे जाते हैं। अभी आपको याद होगा, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एक महिला जज ने कहा था कि अगर तुमको इतने ही शौक है अपने पूरे पैसे, करोड़ों रुपए लेकर अपने सारे शौक पूरे करने का इतना ही तुमको लालच है, तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं कर लेती। बिल्कुल। तो ये तो तय होना चाहिए ना कि भाई कितनी लिमिट है। एक इंसान के पास पैसे ही नहीं और आप उससे करोड़ों मांग रहे हैं। यही तो लड़कियां कहती हैं कि मैं तो करोड़ों लेकर जाऊंगी, प्रॉपर्टी बांट दो, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। ये इसको कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। क्या ये रोकना बहुत मुश्किल है? रोकने की मंशा होनी चाहिए, मुश्किल कुछ नहीं है। जब 498 ए का बहुत बृहद स्तर पे मिसयूज हो रहा था तो मैं सुषमा जी के पास गई थी और उनको मैंने ये बात बताई, तो उन्होंने बोला कि यूपीए की सरकार लाई थी, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे हटा देंगे। मैं फिर से गई सुषमा जी के पास, तो मैंने कहा कि मैडम आपने हटाया नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ कि महिलाओं के लिए जो कानून बने रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मिसयूज क्लॉज डाल दीजिए जिससे कि ये धड़ल्ले से इसका मिसयूज ना हो और इसको वेपनाइज, जो महिला सुरक्षा के लिए कानून बना उसे वेपन बना के महिलाएं ना यूज करे पूरी परिवार के लिए। और वहां पे 1:2 का रेशियो, वहां पे 2 महिलाएं हैं, एक माँ और एक बहन, मतलब सास भी है और आपकी नंद भी है, उनके अगेंस्ट भी आप जाती हैं, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है मैडम। लेकिन आज तक मिसयूज क्लॉज भी नहीं डाला और इसी वजह से लीगल टेररिज्म सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए कहने से क्या होता है, कहने से देखिए आप और मैं भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बदलाव तो ये सरकारें करेंगी, बदलाव तो जुडिशरी में आना चाहिए। जस्टिस जिंगा की बात बताती हूँ, जस्टिस जिंगा के पास बहुत अच्छी अच्छी जजमेंट्स आई है उनकी, उनके पास जब ऐसे लड़कियां आती थी तो वो उन्हें काम बताते थे, कहते थे कि अच्छा ठीक है, एल्यूमिनी के ऊपर क्यों जोर दे रही हो, तुमको मैं काम बताता हूँ, तुम ये नौकरी कर लो, मैं तुम्हारे लिए है वो है बताइए उन्होंने। और वो लड़कियों ने कभी नौकरी नहीं की, उन्होंने तो बहुत साधारण शब्दों में समझाया, क्योंकि क्यों करेंगे हम नौकरी, या क्यों हम कैसे कराएंगे जब हमें ये एकदम इजी स्कीम है, एक से शादी करो
उससे पैसे लो, फिर दूसरे को पकड़ो। मैं एक लड़की को जानती हूँ, मुंबई से है, जिसने 17 शादियां की, 17, और मुंबई में फ्लैट ले लिया, एक से एलिमनी ली, फिर दूसरे से ली, फिर तीसरे से। आपको बहुत सारे केसेस ऐसे बता सकती हूँ जहां पे लड़कियां लिव इन में रह रही हैं और 11-11 लोगों से पैसों की सेटलमेंट करके 12वें के ऊपर एफआईआर लिखाने गई हैं। तो जब 12वें के ऊपर एफआईआर लिखाने गई हैं तो पुलिस वाले को पता है कि 11 में ये सेटल कर चुकी है। पुलिस वालों को भी सब पता होता है, लड़कों को भी सब पता होता है, लड़कियों को भी सब पता है। लेकिन इससे बढ़िया इजी स्कीम कौन सी आएगा? लड़के की 7 पुश्तें जितना नहीं कमा सकती हैं ये कुछ दिनों में, कुछ चंद दिनों में कमा लेंगे। तो इससे इससे ये 498 इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। मेरे YouTube चैनल बरखा 316 पे इसका खुलासा मैंने किया, आप लोग देख सकते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें सबको कट जा रहा है, सबको कट जा रहा है। तो कैसे बंद हो ये इंडस्ट्री? नहीं बंद होगी। आप देखिए जेंडर न्यूट्रल कानून हो जाएंगे तो बहुत समाधान मिल जाएगा। तो समाधान देने चाहते ही नहीं हम यूसीसी की बातें करते हैं, लेकिन पत्नी के लिए जो कानून है, क्या पति के लिए? अगर पति के लिए होता तो क्या अतुल सुभाष मरता? क्या मानव मरता? मानव के आखिरी शब्द क्या थे? मेल की प्रोटेक्शन के लिए कुछ है ही नहीं भाई, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। मेरी पत्नी जो डाइवोर्स के लिए तैयार हो गई तो उसने मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया, उसके पूरे खानदान ने मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया कि तुम्हारे माँ बाप को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे माँ बाप को भरना पड़ेगा पैसा, भरण पोषण भरण पोषण भरण पोषण। अरे भाई, हम एबल बॉडीड वुमन को पैरासाइट क्यों बना रहे हैं? ठीक है, अगर रिलेशनशिप नहीं चल रहा, आप पति पत्नी हैं, अगर रिलेशनशिप सार है तो ठीक है, आप अपने रास्ते। भाई ये फेक केसेस, ये फर्जी केस डाल के उसको इतना ज्यादा परेशान करना, इतना ज्यादा तोड़ देना, इतना ज्यादा टॉर्चर करना क्यों? और टॉर्चर सिर्फ बोलती नहीं है, केसेस फाइल करके आती है पुलिस स्टेशन में, इनकी ब्रूसेस बनाए जाते हैं, वहां कपड़े फाड़े जाते हैं। ये जी मेरे जेठ ने कपड़ा फाड़, जितने मेल मेंबर्स होते हैं ना उनके ऊपर केस डालती हैं, जी इसने मेरा रेप किया, बोलना ही भर तो है। रेप का कौन सा चेक करवाना है इन्होंने? कितने सारे केसेस में लड़कियां बिल्कुल मेडिकल के लिए मना कर देती है, हम मेडिकल करवाएंगे नहीं, और कोई उनके अगेंस्ट नहीं जाता। पुलिस वाले तो खुद डरते हैं कि ये मेरे पर भी रेप केस कर देगी। पुलिस वाले तो किसी महिला को छूने से इतना डरते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरे सामने एक लड़की ने का मोबाइल चोरी हुआ था, और मैंने जब पुलिस वाले को बताया तो बोला इसको कौन छुएगा, तो मेरे पर ही रेप डाल के मुझे ही अंदर करवा देगी। हमें बहुत डर लगता है मैडम, हम तो दूर ही रहते हैं इनसे। ये डर का माहौल है, ये हर जगह है, लेकिन सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। क्योंकि आज जो चुप है, आज वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, कल वो तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। इसलिए जागो और इस आवाज को बुलंद करो, क्योंकि भाई भी इस देश के उतने ही जरूरी हैं जितनी मेरी बहनें। अगर मेरी बहनें उतनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं तो मैं तो जेंडर डिवाइड नहीं खेलती, मैं तो यूनाइट करती हूँ फैमिलीज को। और जब भी मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ, चाहे वो सुसाइडल पर्सन की हो या कभी कपल की भी काउंसलिंग करती हूँ, तो मैं फैमिली हार्मनी, फैमिली जोड़ो यार, तोड़ने में कुछ नहीं रखा।